Hello everyone, welcome to our channel ACE CUET with Education Hotspot and here in this video हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके CUET डोमेन सोशोलॉजी के MCQ की सीरीज़ को। सो हम आपके एग्ज़ाम से पहले कोशिश करेंगे कि 500 प्लस MCQ को टारगेट कर सके, जिसमें हम हर टाइप के डायरेक्ट वन वर्ड, रीजनिंग असर्शन, स्टेटमेंट बेस, करेक्ट इनकरेक्ट, इस तरीके के सारे MCQ को हम लोग इंक्लूड करके चले। PYQ बेस्ड जो एक का पैटर्न रहने वाला है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ। जो आपसे PY देखिए, ऐसा नहीं है कि ये CUET UG वाला जो एग्ज़ाम है वो 10 सालों से हो रहा है, तो हमारे पास बल्क में 200, 300, 400 MCQ मिल जाएंगे। बहुत लिमिटेड MCQs अवेलेबल PYQ के फॉर्मेट में है, बट PYQ के बेसिस पे जो हम पैटर्न सेट कर सकते हैं MCQ का, जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाउ द क्वेश्चन विल आस्क, मतलब हाउ द एग्जामिनर विल आस्क द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, वो मैं यहाँ पे इंक्लूड करके चल रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोग मुझे अपना स्कोर भी कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन सुनने के बाद पॉज करेंगे एंड देन यू विल आंसर द क्वेश्चन, अपने पास एक जगह लिखेंगे एंड एट द एंड आप अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे। इस पर्टिकुलर जो आपका जो MCQs हैं उसकी PDF जो है वो मैं ACE CUET विद एजुकेशन हॉटस्पॉट नेम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको भेज दूँगी। सो इफ़ यू वांट कि बाद में भी आपको एक साथ MCQ रिवाइज़ करने हैं एग्जाम से एक दिन पहले भी, तो भी आप एक साथ सारे MCQ वहाँ पर रिवाइज़ कर पाएंगे, क्योंकि बार बार तो वीडियो प्ले करने का कोई लॉजिक नहीं रहेगा। सो आप लोग सीधा PDF से भी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन जो 30th मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था वो ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में ही था। यहाँ पे पूछा जा रहा है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसे बोलते हैं। देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन मैंने आपको बताया था इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है। रशिया में नॉर्मन बर्लोग वाज द पर्सन जो इसके लिए जिन्होंने ये हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। बट इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में हमारा आंसर है MS स्वामीनाथन, राइट। इनको भारत रत्न भी दिया गया है अभी, तो दैट्स वाई ये चीज़ जो है करंट अफेयर, आप कोई जनरल टेस्ट का एग्जाम देते हो, आप कोई भी एग्जाम देते हो, वहाँ करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ ट्विन सिस्टर ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके थ्रू दो ऑर्गेनाइजेशंस को स्टैब्लिश किया गया था, और उन दो ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो है, पर्पस जो है, वो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है, कंप्लीटली सेम नहीं है, बट उनका जो बैकग्राउंड है वो इकोनॉमी से रिलेटेड था। इकोनॉमी स्ट्रेंथन करने की बात की गई थी, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट्स वाई उन्हें ट्विन सिस्टर बोला जाता है। तो बहुत से लोग डायरेक्ट आंसर कर चुके होंगे, जिन्हें नहीं पता है वो अब यहाँ पे देख लेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन वाज वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, जिसे 1944 में स्टैब्लिश किया गया था, राइट। ये क्या है? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को रेगुलेट करने की बात यहाँ पे करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज़ अ एक्सट्रीम एस्पेक्ट ऑफ कास्ट। ये कास्ट का बहुत एक्सट्रीम एस्पेक्ट है। दैट पुट सोशल सेंक्शन, जो सामाजिक सेंक्शन यानी कुछ रुकावटें, डूज एंड डोंट सेट कर रहा है अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द बॉटम कास्ट। बॉटम कास्ट आपको पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, तो ये शूद्रास बॉटम में आ रहे हैं। इन प्योरिटी पोल्यूशन स्केल, प्योरिटी पोल्यूशन स्केल की बात की जाए तो जो अपर कास्ट होती है उनको माना जाता है दे आर द प्योर कास्ट, एंड जो लोअर कास्ट होती है उनको माना जाता है दे आर द पोल्यूटेड कास्ट। तो इनमें से कौन सा वो एक्सट्रीम एस्पेक्ट ऑफ कास्ट है? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल कास्ट के बेसिस पे भेदभाव होता है, बट इतना कोई एक्सट्रीम चीज़ नहीं है यहाँ पे। प्रिजुडाइज होता है, किसी के बारे में आप ओपिनियन फॉर्म कर लेते हो जब पहले से, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर ग्रुप, किसी पर्टिकुलर कास्ट, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर कल्चर के बारे में आपने अपने कुछ ओपिनियन सेट कर लिए विदाउट इवन एक्सपीरियंसिंग दैट इज़ प्रिजुडाइज। सोशल इनइक्वालिटी, समाज में भेदभाव की बात कर रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है उसके फॉर्म में आप बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था। बहुत एक्सट्रीम फॉर्म थी कि लोअर कास्ट के लोगों को आप नॉर्मल स्कूल्स में एडमिशन नहीं दे रहे हो, नॉर्मल टेंपल में नहीं जाने दे रहे हो, नॉर्मल रास्ता जिससे अपर कास्ट के लोग निकल रहे हैं उससे वो लोग नहीं जा सकते हैं। इफ़ अपर कास्ट के लोग पास हो रहे हैं तो उनको हेड बो डाउन करके खड़ा होना पड़ रहा है। सो ऑल दीज थिंग आर द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अनटचेबिलिटी से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन आ गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट बोला गया है कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश होगी। अनटचेबिलिटी जो है दैट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड, आप इसको जस्टिफाई ही नहीं कर सकते हो, राइट। तो कौन सा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहली बात, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट का पार्ट है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 to 32 जो है ना, ये फंडामेंटल राइट का जिक्र करते हैं। 12 से स्टार्ट हो जाता है, वैसे तो 12 में स्टेट की डेफिनेशन ये सब चीज़ें बताई गई हैं, बट 14 to 32 डायरेक्टली फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। 6 फंडामेंटल राइट हैं, तो उसमें से जो हमारा आर्टिकल 17 है
मैं मान के चलती हूँ कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग पॉज करके खुद से इसका आंसर यहाँ पे देके अपने पास लिख लेते हैं, सो दैट यू कैन कैलकुलेट योर स्कोर एंड इवैल्यूएट कि आपकी अभी कितनी तैयारी है। एग्जाम सेंट्रिक टाइम पे होने के ही चांसेस है, एग्जाम बहुत डिले कोई होने के चांसेस नहीं है। उस हिसाब से आप देखेंगे तो अराउंड आपके पास 10 to 12 डेज जो है वो रिमेनिंग है फॉर द एग्ज़ाम। किस दिन होता है सोशियो का, राइट, वो अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट 10 से 12 दिन हमारे पास ऑन एन एवरेज जो है वो प्रेजेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, सेलिंग अ पार्ट और कंप्लीट स्टेक बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सरकारी कंपनीज होती हैं, PSUs, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है फुल्ली। अब अगर वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था का कुछ पार्ट 10%, 20% या फिर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन उठा के प्राइवेट लोगों को बेच देते हैं। उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट लोग ये खरीद लो, राइट, आप ये खरीद लो, रीज़न कोई भी हो सकता है, हम रन नहीं कर सकते हैं, लॉसेस हो रहे हैं, कुछ भी, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, राइट। इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो ये कंसेप्ट 1991 में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे गए थे, दैट इज़ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। डन। तो प्राइवेटाइजेशन इज द कंसेप्ट। लिबरलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम। ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी और द फ्लो ऑफ आइडियाज, पर्सन, गुड्स, सर्विसेज, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इंटेल्स द पार्टिसिपेशन इन डैश which aims to bring about more free international trading system। ट्रेडिंग सिस्टम की बात हो रही है, फ्री इंटरनेशनल मतलब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, ट्रेड रिलेटेड डिस्कशंस पे बात करो, ट्रेड रिलेटेड डीलिंग फैसिलिटेट करो। तो देखिए यहाँ पे WHO हेल्थ की बात करता है, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, यहाँ पे भी आपका ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन द आंसर टू दिस इज़ WTO, बिकॉज WTO का स्कोप बहुत वाइडर है। WTO में बहुत सारी मेंबर कंट्री हैं जो आपस में ट्रेड रिलेटेड मैटर पे डिस्कशन करती हैं, ट्रेड फैसिलिटेट करती हैं। कोई डिस्प्यूट हो जाए ट्रेड रिलेटेड तो भी यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में आप डील करते हो। 1 जनवरी 1995 को WTO एग्जिस्टेंस में आया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। WTO से पहले इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हम लोग फॉलो करते थे GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, राइट। चलिए आगे देखते हैं। रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन सेम रहते हैं, देखो रीजनिंग असर्शन में वो हम सबको पता है, तो हमें पढ़ के अब अपने आप को इवैल्यूएट करना है। असर्शन एक स्टेटमेंट होती है, उसमें आपको ये देखना होता है क्या ये करेक्ट है, फिर आपको देखना होता है क्या ये करेक्ट है, फिर आपको इनके बीच में बिकॉज अटैच करके देखना होता है कि क्या जो असर्शन रीज़न दिया गया है वो इस स्टेटमेंट का एक्यूरेट रीज़न है या वो कुछ अलग ही बात कर रहा है। उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे आंसर करते हैं। तो फर्स्ट असर्शन देखते हैं। द सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी मार्क्ड अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द सोशल हिस्ट्री ऑफ वेस्ट। देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया ना कि रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग रहेगी, ये कंसेप्ट था आपका सेक्युलरिज्म ऑफ वेस्ट। वेस्ट का सेक्युलरिज्म और इंडिया का सेक्युलरिज्म अलग था। वेस्ट का सेक्युलरिज्म ये कह रहा था कि पॉलिटिक्स में रिलीजन का कोई रोल नहीं रहेगा। मतलब पहले तो चर्च के हाथ में सारी पावर थी, रिलीजियस भी यही कंट्रोल कर रहे थे और पॉलिटिको भी यही कंट्रोल कर रहे थे, सारे डिसीजन इनके हाथ में थे। लेकिन वहाँ पे लोगों ने इसमें डिस्क्रिमिनेशन देखी, फ्लॉज देखे, तो उन्होंने सेक्युलरिज्म की डिमांड करनी स्टार्ट की। तो ये बात तो ठीक है बिल्कुल कि रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है, जब आपने अलग करने की बात की तो एक टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि तब वहाँ पे सेक्युलरिज्म आ गया, लोगों ने थॉट प्रोसेस, दिमाग लगाना स्टार्ट करा, एनलाइटनमेंट आना स्टार्ट हुआ था। तो बिल्कुल सही बात है ये आपकी। आगे पढ़ते हैं। द सेपरेशन वॉज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन, अभी मैंने बता दिया, और द प्रोग्रेसिव रिट्रीट ऑफ रिलीजन फ्रॉम पब्लिक लाइफ, बिल्कुल रिलीजन को पब्लिक लाइफ से अलग करना है। As it was converted from a mandatory obligation to a voluntary public practice। अब जो पहले आप पे थोपी जा रही थी चीज़ें कि दिस इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू डू लाइक दिस, ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए, वो अब आपकी खुद की इच्छा पे छोड़ दिया गया। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देखो ये बात भी ठीक है। अब कनेक्ट करो कि रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी मेजर टर्निंग पॉइंट बन गया जब आपने अलग करा उसको, क्योंकि ये सेपरेशन जो था वो सेक्युलराइजेशन से लिंक था, और यहाँ पे आपने रिलीजन को पब्लिक लाइफ से एक डिफरेंट एक बाउंड्री क्रिएट कर दी और लोगों पे उनकी मैंडेटरी थोपने की बजाय वो वॉलंटियरी पर्सनल प्रैक्टिस, पर्सनल चॉइस उनकी रख दी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा A एंड R दोनों करेक्ट हैं और R सही रीज़न है A का, राइट। आप जो रीज़न ये दे रहे हो इसका वो भी सही है यहाँ पे। आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो उस चीज़ को। अगला एक और रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं।
प्रेजुडाइज, अभी मैंने बताया था प्रेजुडाइज मतलब किसी के बारे में पहले से आपने कुछ नोशन सेट कर लिए कि यार ये कास्ट का इंसान है, ये तो बड़े कंजूस होते हैं, ये होते हैं तो बड़े दिलदार होते हैं, ये होते हैं तो बहुत खर्चीले होते हैं, या ये इंडिविजुअल है ये तो बहुत खूसट है, राइट। तो आपने बिना मिले, बिना फेमिलियरिटी के किसी के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, किसी कास्ट के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, किसी स्टेट के बारे में कुछ अपने बिहेवियर ओपिनियन सेट कर लिए। तो प्रेजुडाइज रेफर टू प्री कंसीव्ड ओपिनियन और एटीट्यूड हेल्ड बाय मेंबर ऑफ वन ग्रुप टुवर्ड अनदर, बिल्कुल ठीक बात है। An opinion is formed in advance of any familiarity with the subject before considering any available evidence। बिल्कुल हम उससे मिले बिना पर्सन से, we don't know that person, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है उस चीज़ के बारे में जो हमने अपना नोशन सेट करा है, लेकिन फिर भी we believe that particular thing, हम वो चीज़ मान लेते हैं। तो राइट बिल्कुल सही बात है, और बिकॉज आप लगाओगे तो भी ये सही बैठ रहा है कि प्रेजुडाइज रेफर्स टू प्री कंसीव्ड ओपिनियन ऑफ वन ग्रुप टुवर्ड अनदर, बिकॉज यहाँ पे ओपिनियन फॉर्म कर लिया जाता है विदाउट द फैमिलियरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है क्योंकि ऑप्शन आपको पता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, राइट। तो यही आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। डन, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट? डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट किसने दिया था? एम एन श्रीनिवास, जवाहरलाल नेहरू, जी.एस. घुरे या ए.आर. देसाई? पॉज द वीडियो एंड आंसर, अपने पास एक आंसर लिख लेंगे। डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट देने वाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट दिया, जिन्होंने ब्राह्मणाइजेशन का कंसेप्ट दिया, वेस्टर्नाइजेशन की बात की, डिसंस्कृताइजेशन की बात की, एंड द आंसर टू दिस इज एम एन श्रीनिवास। कि एक पर्टिकुलर कास्ट जो होती है वो क्या होता है, डोमिनेंट। जरूरी नहीं है हर जगह एक ही कास्ट डोमिनेंट हो। डोमिनेंट कास्ट इन्होंने बताया वो कास्ट जो मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करती है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, राइट, जिसके पास जो इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही है उस पर्टिकुलर जगह पे, वो कास्ट उस जगह पे डोमिनेंट कास्ट हो जाती है। जबकि नॉर्मल डिवीजन में तो आप देखो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास आप डिवाइड कर रहे हो, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू इन ऑल द केसेस। कुछ स्टेट, कुछ रीजन, कुछ गाँव में ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दूसरी कास्ट जो है वो डोमिनेंट पोजीशन पे है, क्योंकि उनके लोग ज़्यादा हैं तो पॉलिटिकल पावर उनकी ज़्यादा है, और वहाँ पर उनकी इकोनॉमी भी उनकी स्ट्रांग है। मेजॉरिटी है तो वोट के थ्रू पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना वो लोग, दैट इज़ अ कंसेप्ट। अब वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है? तो ब्राह्मणाइजेशन इज अ कंसेप्ट, आप एक बार देख लीजिए, पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। मैं सीधा विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मैं तो सीधा टॉपिक पे बात कर रही हूँ। ब्राह्मणाइजेशन इज अ कंसेप्ट दैट इज गिवन बाय श्रीनिवास, बिल्कुल ट्रू। कैपिटलिज्म इज अ कंसेप्ट, ये बोल रहा है कार्ल मार्क्स ने दिया। फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी जी.एस. घुरे हैं। फादर ऑफ अगर सोशोलॉजी लिखा जाए तो द आंसर इज अगस्त कॉम्ट, राइट। फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी में वी हैव जी.एस. घुरे। सती अबॉलिशन में राजा राम मोहन रॉय का इंपॉर्टेंट रोल था। कैपिटलिज्म में कार्ल मार्क्स इज रॉन्ग, कैपिटलिज्म के तो अपोज में थे ये। कार्ल मार्क्स तो फादर ऑफ सोशलिज्म कंसीडर किए जाते हैं, ही वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म। वो सोशलिज्म के फेवर में थे, वो वर्कर्स को बोलते थे कि आप लोग कंबाइंड हो और अपने लिए आवाज़ उठाओ, राइट। अगला देखते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखो बहुत ज़्यादा कोई इसमें जहाँ समझाना है वहाँ मैं समझा के भी चल रही हूँ, एंड आई होप हेल्प हो रही है। और अगर हेल्प हो रही है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स के साथ जो सोशोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं डोमेन, उनके साथ यहाँ पे आप ये वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, ज़्यादा इनपुट आएगा, ज़्यादा डाउट आएंगे, तो देखिए बेनिफिट आप लोगों का भी उसमें रहेगा, क्योंकि उस अकॉर्डिंग मैं भी डिफरेंट चीज़ें इनकलकेट करूँगी। तो दैट इज़ द थिंग कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, बिकॉज ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है चीज़ें, ज़्यादा इनपुट आ रहे हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्ड आते हैं, तो यू नो दैट इज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर द टीचर ऑल्सो, राइट। राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 21A यानी एक फंडामेंटल राइट में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो बात करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, कि ठीक है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। कितने से कितने एज ग्रुप के लिए बात करता है, कहाँ से कहाँ तक के बच्चों को आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराओगे? आई होप सबने आंसर दे दिया होगा, एंड इट इज़ द इजी क्वेश्चन, सबको आंसर पता होगा। मैं डायरेक्टली आंसर पे बात कर रही हूँ, वो बात करता है 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन एज ग्रुप के बच्चों की, 6 to 14 ईयर के एज ग्रुप के बच्चों की बात वो करके चलता है। नेक्स्ट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन केम इनटू फोर्स। राइट टू इन्फॉर्मेशन कौन से साल में आया? 2002, 3, 5, 10, सबको आंसर पता होगा, मैं डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ, पॉज करके आपने आंसर दे दिया होगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो आया था 2005 में।
नेक्स्ट, कल्चर क्या होता है? कल्चर सिर्फ क्या रिलीजन की बात करता है? कल्चर सिर्फ वैल्यू नॉर्म्स की बात करता है, कास्ट की बात करता है, या वे ऑफ लिविंग है? देखिए, कल्चर जो है, कल्चर इज़ अ वे ऑफ लिविंग, और ये जो वे ऑफ लिविंग का कंसेप्ट, ये जो बोला है ना कल्चर इज़ अ वे ऑफ लिविंग, ये आपको याद नहीं रखना है, ऑल्दो ये हायर लेवल का कंसेप्ट है। कल्चर को वे ऑफ लिविंग बोला है राल्फ लिंटन ने। राल्फ लिंटन एक सोशोलॉजिस्ट है, हु सेड दैट कल्चर इज़ अ वे ऑफ लिविंग, क्योंकि कल्चर सिर्फ रिलीजन की बात नहीं है, कल्चर धर्म नहीं है, कल्चर कास्ट नहीं है। आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, आप क्या वर्शिप कर रहे हो, आपके क्या वैल्यूज़ नॉर्म्स है, ये सारी चीज़ें मिलकर कल्चर बनाती हैं। तो अगर ब्रॉडर लेवल पे हम बात करें तो कल्चर यानी संस्कृति इज़ अ वे ऑफ लाइफ, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे हो। हु गेव द थ्योरी ऑफ सोसाइटी? थ्योरी ऑफ सोसाइटी किसने दिया? ये कहीं ना कहीं आपके चैप्टर में बस इसका इतना सा शॉर्ट में जिक्र है, राइट। ये कोई बहुत डिटेल कंसेप्ट नहीं है, बहुत शॉर्ट में इसका जिक्र है। तो थ्योरी ऑफ सोसाइटी की बात की थी एमाइल दर्कीम ने। एमाइल दर्कीम ने, जहाँ पे ये 4 टाइप की सोसाइटी की बात करते हैं, और ये कहते हैं क्लियर कट कि सोसाइटी के लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे आप कहते हो ना पर्सन की साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल फैक्टर आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ब्लेम करते हैं सोशल फैक्टर्स को। ही सेड दैट सोशल फैक्टर्स आर द मेजर कंसर्निंग पॉइंट फॉर द मतलब रीज़न ऑफ सोसाइटी, वाई पीपल कमिट सुसाइड। इन्होंने बहुत डिटेल स्टडी करी थी, नहीं पढ़नी है आपको। हायर लेवल पे सोशोलॉजी पढ़ोगे तो देखोगे कि इन्होंने क्या क्या स्टडी करी, इन्होंने क्या क्या देखा कि मैरिड अनमैरिड, यंगस्टर्स और एक एज ग्रुप के लोगों में मतलब सोसाइटी की टेंडेंसी कहाँ कहाँ ज़्यादा मिलती है, क्या रीज़न मोस्ट प्रोबेबल रीज़न हो सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग मेथड इन्होंने डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ करे, स्टडी करने के लिए अपने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को, और फिर जाके थ्योरी इन्होंने यहाँ पे फ्रेम करी है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होता है, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजिशन की बात हो रही है यहाँ पे, वो पूछ रहा है उसमें 3 स्टेजेस होती है, स्टेज 1, 2 एंड 3। आई होप सबको थ्योरी पता है, जिसको नहीं पता वो मुझे कमेंट करेंगे। मैं अगली वीडियो में, अगली MCQ सीरीज़ में आई विल ट्राई कि मैं मतलब अगले पार्ट में मैं कोशिश करूँगी मैं आपको थ्योरी समझा दूँ पूरी। बट 3 स्टेजेस होती हैं। वो बोल रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब बल्क में पॉपुलेशन कहाँ इकट्ठी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन है, और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, बल्क में जो पॉपुलेशन इकट्ठी होती है ना, वो होती है सेकंड स्टेज में, क्योंकि सेकंड स्टेज की जो सिचुएशन होती है वो ये होती है कि सेकंड स्टेज में बर्थ रेट ज़्यादा होता है और डेथ रेट कम होता है। मतलब बहुत सारे लोग जन्म लिए जा रहे हैं और मर भी नहीं रहे हैं। मरते तो लेट से हम एलिमिनेट कर देते हैं ना, लेकिन मर ही नहीं रहे हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। और ये जो सिचुएशन है ये कुछ डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलती है, लाइक इंडिया, जहाँ पे आपने क्या करा है, जहाँ पे आपने डेथ रेट अपनी मेडिकल फैसिलिटी पे तो कंट्रोल कर लिया है, मतलब इंप्रूव कर ली है, लेकिन आपके बर्थ रेट अभी भी ज़्यादा है। मीन्स द पीपल आर नॉट दैट मच एजुकेटेड एंड अवेयर, राइट। तो ये सेकेंड स्टेज होती है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका ये होगा, बिकॉज सेकेंड स्टेज में ये सिचुएशन होती है, और इसको हम ट्रांजिशनल स्टेज बोलते हैं, राइट। दैट पर्टिकुलर स्टेज, सेकेंड स्टेज ऑफ द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज नोन एज द ट्रांजिशनल स्टेज। तो यहाँ पे अभी तक हम इन टोटल 45 क्वेश्चन टोटल डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो देन एक्चुअली में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, और इसी तरीके से कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कवर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपके एग्जाम से पहले हम लोग एटलीस्ट 500 क्वेश्चन टच कर लें। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। बाकी आप लोग टेलीग्राम पे इसकी PDF ले लेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ACUET with Education Hotspot. So that's all for this. Thank you everyone. See you in the next video.